Hello and welcome. My name is Krishna Gaur and I am live from Bharatpur, Rajasthan. Friends, I am the director of British Institute, Bharatpur, Rajasthan. I have 3 branches in Bharatpur. I have been teaching English since 2007 and in 13 years of my experience, I have found that so many teachers who are teaching English language are teaching English in a very bad manner. Most of them don't have proper knowledge, even then they start teaching in some classes. And what's happening with the students now, let me talk to you in Hindi because I think most students are not comfortable with English. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में पढ़ तो रहे हैं और आई हैव सीन दैट सो मैनी टीचर्स स्टार्ट टीचिंग विद टेंसेज एंड और पार्ट्स ऑफ स्पीच. या तो वो टेंस से शुरू कर देते हैं चैप्टर या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर देते हैं. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड देर आर सो मैनी थिंग्स विच मस्ट बी टॉट बिफोर स्टार्टिंग टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टेंस से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक इन सब चीज़ों को नहीं सीखेंगे आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे. और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरा उद्देश्य आपको खुश करना नहीं है. मैं आपको वाह वाह करने के लिए नहीं बोलूँगा. मैं आप ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आप मेरे लिए तालियाँ बजाएं, और ना मुझे मेरी ऑडियंस से कोई किसी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है. मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ कि जो चीज़ कड़वी होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी कड़वी चीज़ें बताऊँगा एंड प्रोबेबली यू डोंट लाइक इट. हो सकता है आपको पसंद ना आए, बट ये पसंद ना पसंद का मैटर नहीं है फ्रेंड्स. इफ़ यू वांट टू रियली गेट सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव करियर, इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सो मैनी थिंग्स यू आर मिसिंग. बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं. बहुत सारे टीचर्स आपको वो नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ कंप्लीटिंग देयर सिलेबस. हर टीचर को एक टारगेट मिलता है कि वो अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराए स्टूडेंट्स को, और सिलेबस टाइम से होने का मतलब पीछा छूटा. बट मेरा उद्देश्य आपका सिलेबस कराना नहीं है, आपको खुश करना नहीं है. अच्छा लगे तो वीडियो देखना, नहीं लगे तो बिल्कुल छोड़ देना. मेरा उद्देश्य है आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताना जिनको सीख कर ही आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर सकते हैं. अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे तो मैं इस बात को 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाएंगे. और ऐसे में क्या होगा, आप कईयों साल कंपटीशन में लगे रहेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी. या कुछ परसेंटेज ऐसा होता है, 1-2% स्टूडेंट सफल हो भी जाएं, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है, वो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो आइए सीखते हैं इंग्लिश की कुछ ऐसी बारीकियां जिनको सीखकर आपके लिए इंग्लिश बहुत एक आसान सब्जेक्ट के रूप में बन जाए दोस्तों. दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2nd क्लास के स्टूडेंट से लेकर PhD तक के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि उनका जो बेस लेवल है वो बेस लेवल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है. जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सुन के शायद धक्का लगा होगा. मेरे पास बहुत सारे लेक्चरर्स भी आते हैं, प्रोफेसर्स भी आते हैं, बिकॉज आई डील इन स्पोकन इंग्लिश. मैं लोगों को सिखाता हूँ स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ऑब्वियसली ग्रामर तो मेरा पार्ट है ही. लेकिन स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा फील्ड है जिसकी ज़रूरत हर किसी की होती है, चाहे वो एक IAS हो, IPS हो, चाहे प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, चाहे एक छोटा सा स्कूल टीचर हो, या फिर एक प्राइमरी स्टूडेंट हो. तो मेरे पास सभी तरह के लोग आते हैं और मैं देखता हूँ कि उनका जो बेस लेवल होता है, टॉप लेवल पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस बेस लेवल पे वो ख़त्म है. और बेस लेवल अगर आप एक बार अच्छा कर पाएंगे तो ही तो आप आगे किसी चीज़ को लेकर ग्रो कर पाएंगे ना दोस्तों. तो मैं आपको बेसिक्स वो बहुत सारी चीज़ें आज इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ जिनको आपको सीखना है. और केवल मेरा ये वादा है, आप 20 दिन मेरे साथ मेरे लेक्चर्स को अटेंड करिएगा. 20 दिन में आपका बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे आने वाले टेंसेज आपको बच्चों का खेल लगेगा. जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी टेंस आपने पढ़े ही कहाँ है. आपके साथ आपको जो टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं वो टेंस थोड़ी है, बच्चों का खेल है. ताती ते चुका चुकी गागी, ये पता नहीं क्या क्या उसके अंदर घुसा रखा है. मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की ईगो को हर्ट करना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों. आप मुझे बताइए कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे अच्छा और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करती है? तो जवाब आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो क्यों ना ऑक्सफोर्ड की कुछ बुक्स उठा के देख ली जाए. क्या किसी भी बुक के अंदर ताती ते चुका चुकी थाती ते ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सड़ी गली, ये सारी उन बुक्स में मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर क्या है टेंस, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा. बट सबसे पहले ज़रूरी है आप अपना बेसिक क्लियर करें. ये शुरुआत की 10, 15, 20 क्लासेज ऐसी होंगी जिनसे आप अपना बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों. और अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूँ तो ईश्वर की कृपा से मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बस इतना ही अचीव किया है कि लोगों का मेरे साथ में प्यार है. आज 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें से सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे डिफेंस फोर्सेज में हैं,
और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं खुद डिफेंस में जाने का मेरा ड्रीम था, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसकी वजह से मैं डिफेंस में नहीं जा पाया और मेरा सपना वहाँ से टूट गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं अपने मेहनत करके उन लोगों को जिनका सपना होता है डिफेंस में जाना, मैं उनको पहुँचाऊँगा। तो आज एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, एनडीए में भी मेरे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े और भी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं सारे यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में टॉप लेवल पे है, गूगल जैसी कंपनीज़ में भी मेरे बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो कि गाँव से निकले हुए हैं दोस्तों। तो एक गांव से निकला हुआ स्टूडेंट जब एक बड़ा अचीवमेंट लेता है तो अपने आप को बहुत, हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है दोस्तों वो। अब मेरे बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, वो मेरे ऊपर सवाल करेंगे, यूट्यूब वीडियोस में उटपटांग कमेंट करेंगे, तो कमेंट करने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप जाइए गूगल पे, डालिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट भरतपुर, मेरा पेज निकल के आएगा, वहाँ पे देखिए लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वहाँ पे आपको एक स्टूडेंट भी मिलेगा, एक प्रोफेसर भी मिलेगा, इंजीनियर भी मिलेगा, एचआर भी मिलेगा, गूगल का एम्प्लॉय भी मिलेगा, एयरफोर्स पर्सनल्स भी मिलेंगे, ऑफिसर्स भी मिलेंगे, सब तरह के लोग हैं। उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, और आगे की वीडियोज़ में मैं बार बार ये सारी बातें करके आपका टाइम वेस्ट और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी समय पहले मैंने बनाए थे, पढ़े हुए थे, मुझे लगा आपको ये नॉलेज देनी चाहिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, और लैंग्वेज जो दोस्तों दो भागों में डिवाइड की गई है। इसकी जो स्टडी होती है वो दो भागों में होती है। पहली जो होती है वो होती है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी वर्ड्स एवं फ्रेजेस के स्ट्रक्चर की स्टडी, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो बनते हैं, उनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना, और उसका क्या मीनिंग होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करी जाती है वो किस में करी जाती है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी में। और एक बार जब मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड बनता है तो देन उस वर्ड को हम आगे लेके जाते हैं, और मॉर्फोलॉजी में वो वर्ड बनने के बाद हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? सिंटैक्स में। तो फिर सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स यानी कि ग्रामर के नियमों के आधार पर शब्दों का अरेंजमेंट, यानी कि द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसे हम सेंटेंस बिल्डिंग भी कह सकते हैं दोस्तों। तो मॉर्फोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन मैं आपको डीप नहीं लेके जाऊंगा इसमें, क्योंकि आपका उद्देश्य मॉर्फोलॉजी में घुसना नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या पर्सनल जो भी आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उसमें मेन जो रोल होता है वो होता है सिंटैक्स का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैक्सिमम जो पार्ट कवर होता है वो सिंटैक्स का होता है, मॉर्फोलॉजी का होता है लेकिन कम पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मॉर्फीम। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म मैं यहाँ पे कुछ यूज़ करूँगा, वो सबसे पहला टर्म आया दोस्तों मॉर्फीम्स। तो मॉर्फीम्स क्या होते हैं पढ़ लेते हैं, आइए सीख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड, किसी भी वर्ड का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका एक अर्थ निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है अनब्रेकेबल। तो ये अनब्रेकेबल जो है यहाँ से लेकर लास्ट तक एक ही वर्ड है अनब्रेकेबल, लेकिन मैंने इसको सेपरेटली लिखा है। इसमें मैंने अन को अलग किया है, ब्रेक को अलग किया है और एबल को अलग किया है। तो आप देखेंगे एक सिंगल वर्ड अनब्रेकेबल के अंदर तीन टुकड़े हैं, जिसमें एक अन है, एक ब्रेक है और एक एबल है। तो ये तीन ऐसे टुकड़े हैं जिनका अपने आप में एक मीनिंग है। हालांकि अकेले तो ये अपना अर्थ पूरा दे ही रहा है अनब्रेकेबल, लेकिन तीन टुकड़ों में करने के बाद इसका अर्थ निकल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर एबल के दो टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ए भी कर दो, एल ही कर दो, या चार टुकड़े कर दो, लेकिन क्या उससे इसका कोई अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्तों। ऐसे ही मॉर्फीम्स का मतलब किसी भी शब्द का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका अपने आप में एक अर्थ होना चाहिए। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज अ लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट बहुत सारे स्टूपिड्स को मैं ये बोलते देखता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उन ज्ञानी पुरुषों से मेरा निवेदन है, कृपया करके थोड़ा सा इंग्लिश की स्टडी कर लो भैया। यूट्यूबर बन जाते हो, टीचर बन जाते हो, लेकिन इतनी बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि लेटर्स और आपको अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। देन हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ टीचर? आप अपने आप को टीचर कैसे बोल सकते हो? अल्फ़ाबेट दोस्तों वर्णमाला होती है, और लैंग्वेज के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट होता है। ए से लेकर जेड तक की जो सीरीज़ है दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट, जबकि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो ABCD जो है ये सारे लेटर्स हैं, अक्षर है। तो लेटर्स 26 है, ना कि अल्फ़ाबेट। तो मैंने बहुत बड़े बड़े बुक्स में देखा है कि दे आर वेरी स्टूपिड राइटर्स इन माय ओपिनियन। मेरी राय में अगर आप पूछेंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ राइटर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि लेटर्स क्या है और अल्फ़ाबेट क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हो सकता है मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हों, लेकिन एज अ टीचर यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि आप किसी का फ्यूचर बना रहे होते हैं या फिर आप किसी का फ्यूचर बर्बाद कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं है और बन जाते हैं टीचर्स।
जो इंसान पॉजिटिव सोच का होगा, अच्छी सोच का होगा, वो इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे सिंपली इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, चीज़ों को सीखिए और सीखते हुए आगे बढ़िए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक समय था जब मुझे भी इंग्लिश के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बट मुझे कुछ गुरुओं का साथ मिला जिन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। उन्होंने बताया कि किस लेवल इंग्लिश का हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बिल्कुल उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मैं आगे तक बढ़ा। MC अग्रवाल सर उनमें से एक हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनका नाम लेता हूं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो उस बुक्स में से मुझे मिला कि वास्तव में इंग्लिश के साथ में जो सत्यानाश हिंदुस्तान में हुआ है, शायद ही किसी देश के अंदर हुआ हो। तो यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों, लेटर्स 26 होते हैं, आप सभी जानते हैं, और अल्फ़ाबेट एक ही होता है जो कि सीरीज़ ऑफ लेटर्स होती है। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ फोनीम। ये फोनीम क्या होते हैं, आप पढ़ के देखें दोस्तों। फोनीम की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 44 + 2, 44 + 2। हम इसको 46 नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 2 नॉन फोनेमिक सिंबल होते हैं, इसलिए इनको 44 2 + 2 बोलते हैं। यानी कि किसी किसी लैंग्वेज में ये आ भी जाते हैं और किसी में इसको मानते भी नहीं है। अब ये होते क्या है ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप डेफिनेशन को पढ़िए। अ लेटर इज़ अ मिनिमल यूनिट ऑफ राइटिंग, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है लिखने की, वो क्या है, एक लेटर है। वाइल अब फोनीम, एक फोनीम क्या है, इज़ अ मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि किसी भी अक्षर को, लेटर को आप जो उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द को जो उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण में जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ फोनीम। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 + 2 फोनीम्स होते हैं दोस्तों। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? वर्ड्स यानी कि शब्द कुछ अक्षरों से मिलकर, या सिंगल, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंगल लेटर वर्ड भी होते हैं, जैसे कि आई। तो कुछ ऐसे लेटर्स जो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, और वो वर्ड का मतलब एक मीनिंग वो कन्वे कर पाएँ। तो कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं आपने कभी सुना नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड वन इज कम्प्लेक्स। 3 तरह के वर्ड्स होते हैं दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। सिंपल मतलब कोई भी एक शब्द जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैंने बेड लिखा हुआ है और दूसरा वर्ड यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों रूम। ऐसे ही और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास में है एयर। एयर का मतलब होता है दोस्तों हवा, और एक होता है पोर्ट। तो ये 2 अलग अलग वर्ड है, एयर और पोर्ट। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एयरपोर्ट, तो ये तीसरा वर्ड नहीं बन गया। यानी कि एयर का शब्द अलग मतलब अलग था, पोर्ट का मतलब अलग था, लेकिन एयरपोर्ट का मतलब कुछ और ही हो गया। तो एयर एक सिंपल वर्ड है, पोर्ट एक सिंपल वर्ड है, जबकि एयरपोर्ट एक कंपाउंड वर्ड है। यानी कि 2 सिंपल वर्ड से मिलकर एक तीसरा शब्द बन जाता है जिसका मीनिंग अलग ही होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों क्या, कंपाउंड वर्ड। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हमारे साथ में हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया बिजनेसमैन। आप सभी बिजनेस जानते हैं, ऐसे ही मैन होता है, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, लेकिन बिजनेस और मैन दोनों जुड़ के एक शब्द बन जाता है। वाइट अलग शब्द है, बोर्ड अलग शब्द है, लेकिन वाइट बोर्ड मिलकर एक अलग शब्द बन जाता है दोस्तों। बेड अलग है, रूम अलग है, दोनों मिलकर एक शब्द बन जाता है। गेस्ट अलग है, हाउस अलग है, गेस्ट हाउस मिलकर एक शब्द बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड 2 सिंपल वर्ड से मिलकर बन जाता है, लेकिन ये तीसरा मीनिंग कन्वे करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको इसको अलग अलग नहीं लिखना है। अगर आप एयर और पोर्ट को अलग अलग लिखेंगे तो ये 2 सिंपल वर्ड हो जाएंगे, ना कि एयरपोर्ट इसका मीनिंग आएगा। तो हमेशा याद रखना, इसको आप हमेशा मिला के लिखिएगा। लेकिन कभी कभी कुछ सर्टेन वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर डैश आता है, जैसे कि रैट रेस। आप यहाँ पे डैश मत लगाइए, कुछ सर्टेन वर्ड्स को छोड़कर बीच में कभी भी डैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर डैश हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक मजबूरी है। और वो मजबूरी क्या है, कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में मतलब एक कंपाउंड वर्ड को अलग अलग 2 टुकड़ों में लिख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप उस स्पेस को कवर करने के लिए बीच में डैश लगा देते हैं। हालांकि ये टोटली जुगाड़ है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स में मैंने देखा है ऐसा है, ऑथेंटिक बुक्स में भी ऐसा है, लेकिन बेहतर होगा आप उसको दोनों को मिला के लिखें, क्योंकि वो एक कंपाउंड वर्ड है। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी सिंपल या फिर कंपाउंड वर्ड से आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स यानी कि एफिक्सेस जोड़ने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कलरलेस। देखो, कलर एक वर्ड है जो कि एक सिंपल वर्ड है, और इसमें एक जुड़ा हुआ लेस। तो लेस क्या है दोस्तों, लेस है सफिक्स। तो कलर और लेस यानी कि रंगहीन। ऐसे ही दूसरा जो वर्ड बन जाता है वो बनता है दोस्तों अनइवेंटफुल। एक वर्ड है, देखिए इवेंट एक नाउन है, ठीक है, एक हेड वर्ड है। इवेंट के साथ में आपने देखा यहाँ पे फुल भी लगा हुआ है और यहाँ पे अन भी लगा हुआ है। तो यानी कि ये तीन इसके अंदर टुकड़े हैं। इवेंट मेन वर्ड था, इसमें मैंने प्रीफिक्स भी जोड़ा और इसमें मैंने सफिक्स भी जोड़ा। तो अनइवेंटफुल एक ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स भी आ गया और सफिक्स भी आ गया। तो ऐसे वर्ड जिनके अंदर एफिक्सेस जुड़े हुए होते हैं, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्सेस जुड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो 3 वर्ड यहाँ पे कैटेगरीज के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, वर्ड क्लासेस क्या होते हैं।
तो आगे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वर्ड क्लास। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग मैंने मिस किया है। तो वर्ड क्लास क्या होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे देयर आर 2 वर्ड क्लासेस, 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, 2 क्लासेस में वर्ड्स डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज ओपन क्लास एंड सेकेंड इज क्लोज्ड क्लास। तो कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं ओपन क्लास, कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं क्लोज्ड क्लास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन ओपन क्लास एंड क्लोज्ड क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर ओपन क्लास वर्ड्स, दे आर कॉल्ड वोकैबुलरी आइटम्स ऑल्सो। ये जो वर्ड्स हैं 4 नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, मेरे उच्चारण को नोट कीजिएगा दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव मत बोलिएगा आप। तो दे आर कॉल्ड वोकैबुलरी आइटम्स ऑल्सो, इनको हम वोकैबुलरी आइटम बोलते हैं, यानी कि इनको पढ़ने से क्या होता है हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। तो ये कैसे वर्ड्स है, दे आर ओपन क्लास आइटम्स। जबकि नीचे आप आएंगे तो आप पाएंगे कि प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, कंजंक्ट्स एंड इंटरजेक्शंस, ये कैसे वर्ड्स हैं, दे आर क्लोज्ड क्लास आइटम्स, दे आर कॉल्ड ग्रामेटिकल आइटम्स ऑल्सो। इनको ग्रामेटिकल आइटम्स भी हम बोलते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से क्या होता है हमारी ग्रामर स्ट्रांग होती है। तो आपने देखा दोस्तों 3 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और 2 क्लासेस होती हैं इनकी, ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम आएंगे वो हम सीखेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज यानी कि दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका जनरली कोई एक सेंटेंस में कन्वर्जन करना पड़ता है, उसको सेंटेंस बनाना पड़ता है, वो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं भारत के लोग, तो क्या आपको कोई मैसेज मैंने कन्वे किया, कोई मैसेज आप मेरे से रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि भारत के लोग क्या है, आगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है इसमें अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। तो अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने आप में कोई सेंटेंस तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आप चाहें तो इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इज़ वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, या माई अंकल इज़ अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अ मैन ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब होता है अनुभवी, जबकि अ मैन ऑफ हिज वर्ड, इसका मतलब होता है बात का धनी। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये है फ्रेजेस। ये अपने आप में कोई सेंटेंसेस नहीं है, लेकिन ये शब्दों का एक समूह है जिनसे आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अ लॉस्ट चाइल्ड, अ सस्पिशियस मैन, अ डेंजरस क्रिमिनल, अ कोरोना पेशेंट, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना पेशेंट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है दोस्तों, शब्दों का एक समूह है, तो इनसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। जिस प्रकार से सिंगल कोई भी लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऐसे ही ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, फर्स्ट इज नाउन फ्रेज, सेकंड इज वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे की चीज़ें आगे हम इनको सीखेंगे। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि दोस्तों क्लॉजेस क्या होते हैं। ये क्लॉजेस का जो चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट करना ये सब आपके ऊपर है। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट नहीं करूँगा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये ऑडियंस का पर्सनल चॉइस ऑफ मैटर होता है। आप चाहें तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि काम के वीडियोज़ हैं, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।